हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, त्रिज्या अनुपात की, यानी रेडियस रेशियो की। आज हम लोग बात करेंगे त्रिज्या अनुपात। रेडियस रेशियो ये क्या होता है? रेडियो रेशियो, त्रिज्या अनुपात क्या होता है? तो आप कोई भी एक आयनिक यौगिक ले लो, उसके धनायन और ऋणायन के त्रिज्याओं का अनुपात को हम कहते हैं त्रिज्या अनुपात। आयनिक यौगिकों की धनायन की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, आयनिक यौगिकों के धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है, यानी रेडियस रेशियो कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए, आयनिक यौगिक जानते हो ना क्या होता है? आयनिक यौगिक वह होता है जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में बात करें तो आप यौगिक ले सकते हैं NaCl का, आप यौगिक ले सकते हैं CaF2 का, आप यौगिक ले सकते हैं NaZnCl2 का, आप यौगिक ले सकते हैं MgCl2 का, आप ले सकते हैं Na2 का, और भी बहुत सारे ढेर सारे आप यौगिक ले सकते हैं। इन सब में Na क्या है? धनायन है। Na क्या है? धनायन है। Ca2 प्लस क्या है? धनायन है। Zn2 प्लस क्या है? धनायन है। Mg2 प्लस क्या है? धनायन है। और उसी प्रकार Na प्लस भी क्या है? धनायन है। सबके सब क्या है? धनायन है। इन्हें हम इंग्लिश में केटायन कहते हैं, केटायन कहते हैं। और साथ साथ अगर देखा जाए, क्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? और ऑक्सीजन क्या है? क्लोरीन माइनस O2 माइनस, ये सब क्या है? ये सब ऋणायन है। इन्हें हम एनायन कहते हैं, एनायन कहते हैं। अर्थात त्रिज्या अनुपात क्या होगा? त्रिज्या अनुपात क्या होगा? तो हम धनायनों की त्रिज्या और बटा ऋणायनों की त्रिज्या, धनायनों की त्रिज्या और बटा में क्या आ जाएगा? ऋणायनों की त्रिज्या। अगर हमें NaCl का त्रिज्या अनुपात निकालना है तो Na प्लस की त्रिज्या बटा Cl माइनस की त्रिज्या। अगर हमें MgCl2 का निकालना है, Mg2 प्लस की त्रिज्या और बटा Cl माइनस की त्रिज्या, यानी त्रिज्या अनुपात बराबर हो जाएगा धनायनों की त्रिज्या बटा ऋणायन की त्रिज्या। अगर त्रिज्या अनुपात को हम दर्शाना चाहें तो R से दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे इसको? हम लोग R से दर्शाएंगे। तो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ केटायन बटा रेडियस ऑफ एनायन, यानी धनायनों की त्रिज्या बटा ऋणायनों की त्रिज्या। अब जरा दिमाग में एक बात बैठाओ। हमने क्या देखा था कि केटायनों की त्रिज्या यानी धनायन की त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है। नोट में एक बात ध्यान रखना है आप, धनायन की त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है? कम होती है। वहीं ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि धनायन के अंतिम कोश में परमाणु इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आके नाभिक से सट जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, और जो कि ऋणायनों में ऐसा नहीं पाया जाता है। ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब एक बात बताओ, अब हमने देखा था धनायन की त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। चलिए, अब हम इससे जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। आखिर हमें रेडियस रेशियो की जरूरत क्यों है?
रेडियस रेशियो जो है यानी आर आर जो है ये क्या होता है, ये हम जानते हैं कि यह धनायन का ये क्या होता है, धनायन की त्रिज्या बटा ऋणायन की त्रिज्या होता है। नहीं, इसका मतलब है आपको पता है कि ये केटायन क्या होता है, आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। अब केटायन का आकार छोटा होता है, इसका मतलब है कि हम इसको कहाँ रखेंगे, आपको पता है कि जो बड़ा होता है उसको हम लोग एटम में ले लेते हैं, माने भरे हुए में रखते हैं, यानी आर ए जो होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो एनायन होंगे यानी जो ऋण आयन होगा इसको हम लोग यूनिट सेल में रखेंगे, और जो केटायन होंगे यानी जो धनायन होंगे इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, वाइट्स में रखेंगे, रिक्तिकाओं में रखेंगे, और इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, परमाणु की जगह पर रखेंगे। अब आपको इसे आर आर से क्या पता चलेगा, आपको इस आर आर से पता चलेगा अगर आर आर का वैल्यू ज्यादा है, अगर आर आर का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि केटायन का आकार यानी केटायन की त्रिज्या जो है ज्यादा होगी। आर आर का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है ये हाई है, तो ये भी क्या होगा, हाई होगा। अच्छा सोचो, ये जब बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होगा इसके चारों तरफ पॉइंट्स होंगे ना, तो इससे ज्यादा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा आगे परमाणु जुड़ेंगे। इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो सबसे पहली बात आपको पता चल जाता है कि अगर आर आर का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि धनायन का आकार बड़ा है। धनायन का आकार बड़ा है इसका मतलब है कि इससे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा। इस बात की सूचना तो आपको मिल गई ना। उसी प्रकार आप अगर आर आर का वैल्यू ज्यादा है तो इसमें धनायन का आकार ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तो क्या इसके पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, क्या होगी ना, हाँ बिल्कुल ज्यादा होगी। इसके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल ज्यादा होगा। आप हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आर आर के वैल्यू में हम लोग क्या क्या एज्यूम करते हैं, क्या क्या एजम्पशन है, तो इसको मान लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं इसको। तो हम लोग तीन चीजें मान लेते हैं, तीन एजम्पशन है, कितने हैं, 3 एजम्पशन जो आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहला है कि आप, यह जरूरी है कि जो अगर ये धनायन है तो इससे अगर कोई ऋणायन है तो सटा हुआ है, तो यह क्या होना चाहिए, सटा होना चाहिए। धनायनों से ऋणायन सटा होना चाहिए। धनायन से ऋणायन आवश्यक रूप से संपर्क में होना चाहिए, 100% होना माना जाता है। और इस परमाणु का आकार क्या होना चाहिए, परमाणु का आकार गोला होना चाहिए, सॉरी आयन का आकार ना, आयन का आकार गोला होना चाहिए, गोला माना जाता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो ऋणायन है एक दूसरे से सटे नहीं होने चाहिए, ऋणायन एक दूसरे से सटे नहीं होते, ये भी आपको मानना पड़ेगा। वैसे ये सब बातें रेशियो बड़ा होने के लिए, आर आर अधिक होने के लिए, धनायन अत्यधिक ऋणायनों से, अधिक ऋणायनों से घिरा होना चाहिए। घिरा होता है। अगर किसी में अगर धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो धनायन जो होगा अत्यधिक ऋणायनों से घिरा होगा। ध्यान में रखिएगा बात, जितना बड़ा धनायन होगा उतना ज्यादा उसके पास ऋणायनों से घिरा होगा।
तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि रेडियस रेशियो हम लोग निकालते कैसे हैं, कौन किसमें रेडियस रेशियो का अनुपात कितना होता है, इस बात को हम लोग जान लेते हैं। मिटा देते हैं इसको सबसे पहले। छोटा सा, अगर एक छोटा सा धनायन है, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, धनायन है। इस छोटा सा धनायन जो है दो ऋणायनों से घिरा हुआ है, यानी कि यह आपको कुछ इस प्रकार दिखने वाला है, इस प्रकार। यहाँ पर क्या है, छोटा सा धनायन है, यहाँ पे क्या है, छोटा सा धनायन और ये दोनों क्या है, ऋणायन है। ये ऋणायन है और ये बीच में धनायन है। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं इसको, लीनियर। अगर इससे बड़ा धनायन हुआ, थोड़ा सा बड़ा धनायन हो गया, तो आप पाओगे कि एक ऋणायन यहाँ पर है, ये दोनों ऋणायन आपस में सटे होने चाहिए, नहीं, दोनों क्या होने चाहिए, धनायन से जरूर सटे होने चाहिए। तो आप देखो कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा, कैसे, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, यानी यहाँ पर भी ऋणायन, यहाँ पर भी ऋणायन, यानी इसका मतलब है कि यह कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। यह आपको कुछ इस प्रकार, यह आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर एक छोटा सा धनायन होगा, ये ऋणायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर। उसी प्रकार अगर आपका धनायन का आकार और बढ़ जाता है तो हो सकता है कि परमाणु जो है, आयन जो है, इससे चारों चार जुड़े हुए हों, और चार जुड़े हुए हो सकता है कि चारों ऋणायन। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है टेट्रागोनल। उसी प्रकार अगर परमाणु और बड़े हो गए तो हो सकता है कि 6 जुड़े हुए हों, ऐसे करके 6 जुड़े हुए हों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्टागोनल। उसी प्रकार आप और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि 4 ऊपर हो और ये 4 इस सटे हुए नहीं है, 4 ऊपर हो 4 नीचे हो और बीच में एक परमाणु हो, तो ये क्या हो सकता है, इसी से हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना आता है। तो हम लोग ट्रायंगुलर पे देख लेते हैं, बाकी सारा हम लोग देख लेंगे, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको मिटा दें। ये कि यहाँ पर एक छोटा सा धनायन है, इस छोटे से धनायन से यहाँ पर 3 जो है ये आपस में सटे होंगे, क्या नहीं, ये 3 जो है आपके जुड़े हुए हैं ऋणायन, 3 ऋणायन है। अब यदि बात करें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ से आप इसके केंद्र को क्या कर दो, मिला दो। यह यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, और यह धनायन की त्रिज्या। यहाँ पर धनायन की त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, छोटा आर है, इसको हम लोग छोटा आर मान लेते हैं। क्या है, धनायन की त्रिज्या। और ये जो बड़ा है इसको हम लोग बड़ा आर मान लेते हैं। ये क्या है, ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या। अब देखिए यह अगर हम यहाँ पर क्या करें, लंब खींचे, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा जी, यहाँ पर आप कहोगे कि यह जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। और यह कितना डिग्री, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं। लंब खींचने के तो आप सोचो, इस छोटे से त्रिज्या आर और यह हो गया बड़ा आर, और यह क्या हो जाएगा, यह बड़ा आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, बड़ा आर। कहने का मतलब है कि जब आप इसको चाहो तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लिखो, बेस क्या होगा, तो बेस कहोगे आप नीचे वाला आर और बटा हाइपोटेनस क्या होगा, तो आप कहोगे बड़ा वाला त्रिज्या। इस टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, ये धनायन की त्रिज्या और प्लस ऋणायन या दोनों जुड़ जाएंगी। यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया कितना, √3/2 और बराबर हो गया बड़ा आर और बटा बड़ा आर प्लस छोटा। अब आप इसको क्या कर दो, पीछा पीछे मल्टीप्लाई कर दो, पीछा हो जाएगा आर बराबर कुछ आपको 3/2 इंटू आर प्लस आर बराबर √3/2
आर और प्लस आर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 आर हो जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा r माइनस √3/2 आर बराबर हो जाएगा √3/2 आर, नहीं हो जाएगा ना। अब आप क्या करो, इसमें r कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस √3/2 और ये बराबर इधर हो जाएगा √3/2 r हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा एक आपका 1 माइनस √3/2 और बटा आ जाएगा √3/2। आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.155 आ जाएगा, 0.155 आ जाएगा। अब इस ट्रायंगुलर के लिए 0.155 आ गया। अब आपको तो ये तो पता होगा नहीं, ये 0.155 है, ट्रायंगुलर के लिए है ना, ट्रायंगुलर के लिए आ गया 0.155 से क्या होना चाहिए, r का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक ट्रायंगुलर होगा ना। और सोचो इससे छोटा होगा तब क्या होगा, तब यह लीनियर होगा। आपको तो हमने पहले ही बता दिया है कि अगर r का वैल्यू ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी ज्यादा परमाणु जुड़े होंगे। तो 3 से छोटा है, अगर छोटा होगा तो कम परमाणु जुड़े होंगे, यानी लीनियर होगा। यानी अगर 0 से r का वैल्यू जो है 0.155 के बीच में आता है तो क्या होगा, लीनियर होगा। और इससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा 0.225 सॉरी 0.225, तो अगर इतना आता है तो ट्रायंगुलर होगा। अब चलिए सारे वैल्यू को तो हम तो निकाल नहीं सकते हैं, इसी प्रकार आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं, टेट्रागोनल वाला भी निकाल सकते हैं आप ऑक्टाहेड्रल वाला भी निकाल सकते हैं, आप बीसीसी वाला भी निकाल सकते हैं। चलिए हम उन सब वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर रेडियस रेशियो, यहाँ लिखेंगे हम रेडियस रेशियो और इधर लिखेंगे हम कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिट्स। चलिए ये रेडियस रेशियो अगर हमने देखा कि 0 से अगर 0.0 से बड़ा हो r और 0.155 से छोटा हो तो क्या होता है, लीनियर होता है। नहीं, अगर यही 0.155 से बड़ा हो और 0.255 से छोटा होगा तब क्या होगा भाई, तब एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा, यानी 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और वहीं अगर 0.255 से बड़ा हो r का वैल्यू और 0.414 से छोटा हो तब क्या होगा, टेट्रागोनल होगा। जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर 0.414 से ज्यादा हो और 0.732 से छोटा हो तब क्या होगा, तब कहोगे आप ऑक्टाहेड्रल होगा। और यदि 0.732 से छोटा हो सॉरी बड़ा हो r का वैल्यू और 1 से छोटा हो तब क्या होगा, एक बीसीसी होगा, तब ये होगा बीसीसी। लीनियर मतलब होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, ट्रायंगुलर मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो, टेट्रागोनल मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और ऑक्टाहेड्रल मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस प्रकार इसमें कभी भी r का वैल्यू 1 से ज्यादा तो आ नहीं सकता है ना, हाँ, तो बीसीसी का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप r की वैल्यू से यानी त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो के रेशियो से जो है आप कोऑर्डिनेशन नंबर की गणना कर सकते हैं। अगर इसके बीच में आता है, अगर आपका रेडियस रेशियो का वैल्यू तो बीसीसी संरचना है, अगर इसके बीच में आता है तो ऑक्टाहेड्रल है। इस प्रकार आप कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ सॉलिड्स की स्ट्रक्चर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।